नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जहां तक मैं समझता हूं कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपने कर लिए होंगे, और जो बच्चे नए आए हैं वो बिल्कुल 1 और 2 को पूरा कर लें और चैप्टर 3 बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं लाइव के साथ। तो चलिए, चैप्टर 3 में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। क्या कहते हैं इसको? विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इसके डेफिनेशंस क्या होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो आज इंट्रोडक्शन पोर्शन है, तो इसमें हम काफी जानकारी देने वाले हैं। और इस चैप्टर को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए ये जरूरी है कि ये क्लास आप करें। इस क्लास को अच्छे से समझ लें ताकि आगे की पढ़ाई में कोई तकलीफ ना हो। फिलहाल देखें आज कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मूल रूप से हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, और रेडॉक्स के बारे में कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। रेडॉक्स की जानकारी आपकी होनी चाहिए। आप क्लास 11th में जो रेडॉक्स पढ़े थे उसका सेकंड पार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम अलग होकर के नहीं पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ते हैं अगर जब भी कभी पढ़ना हो तो। फिलहाल अभी रेडॉक्स की जानकारी हम देने वाले हैं कुछ समय बाद। अब समझेंगे विद्युत रसायन होता क्या है। चलिए हम देखें विद्युत रसायन। हम दो बातों पे ध्यान दें। दो शब्द लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी तरह से शब्दों में देखें तो विद्युत रसायन, दो शब्द है। विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ये दोनों शब्दों से दो अर्थ निकलता है। एक दो शब्द आते हैं, एक तो विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, और दूसरा है केमिस्ट्री, मतलब होता है उसकी रसायन। यहां पर यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाने वाला जो विज्ञान होता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। कितना बढ़िया रिलेशनशिप है इन दोनों शब्दों में। देखें कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम रासायनिक क्रिया करा सकते हैं। दूसरी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर जो शब्द है इलेक्ट्रो में, आप यहां पर दोनों शब्दों को मिलाकर आप एक बार देखिए, विद्युत या इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल ई को एनर्जीज दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, और केमिकल एनर्जी। ठीक है। अब ये समझो जैसे हमारी बॉडी जो चलती है वो किस आधार पर चलती है, कहां से एनर्जी मिलती है। हमारी जो शरीर है वो केमिकल रिएक्शन होता रहता है जिससे हमें काफी एनर्जी मिलती है। आप गैस चूल्हा की बात करते हैं, गैस में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है और वहां पर हीट पैदा होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया से आप गर्मी या विद्युत पैदा कर सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया होगी और क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, और इलेक्ट्रिसिटी से क्या पैदा होगा, रासायनिक अभिक्रिया होने लगेंगी। यानी विद्युत धारा किसी पदार्थ में प्रवाहित करेंगे तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। या फिर दूसरी बात कहेंगे, जस्ट उल्टी बात, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। ये कहां पे आपको देखने को मिलता है वो आपको बताता हूं। सिंपल बात आपको समझाते हैं। आपकी मोबाइल है, जब उसे चार्ज करते हो तो क्या कर रहे होते हो, चार्ज जब करते हो तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो। तो वहां पे जो बैटरी लगी रहती है उस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। कुछ पदार्थ जो है किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होती रहती है। लेकिन जब मोबाइल का उपयोग कर रहे होते हो, जब चार्ज नहीं कर रहे होते हो, तो उसको रिचार्जिंग कहते हैं, यानी उपयोग करना बैटरी का। उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने लगता है और वो
फिर विद्युत धारा उत्पन्न करती है जिससे आपकी मोबाइल चलती है। तो दो बातें यहां पर देखने को मिल रहा है कि केमिकल रिएक्शन और विद्युत ऊर्जा के बीच में संबंध है और इन्हीं संबंधों का हम अध्ययन करेंगे इस विज्ञान में। तो अब क्या देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यूं कह सकते हैं उसमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी आपको कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाने वाला जो विज्ञान होता है उस विज्ञान को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है ये क्लियर हो गया, पहला शब्द क्लियर है। विद्युत ऊर्जा और केमिकल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य होने वाले परिवर्तन का अध्ययन हम इसमें करते हैं। चलिए, जब ये काम करा जा रहा होता है तब इसमें दो तरह के सेल का उपयोग होता है। चलिए, सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल क्या होता है इसे समझेंगे। पहले तो यही चीज मैं आपको समझा दूं, सेल होता क्या है, सेल किसको बोलेंगे। यहां पर सिंपल अगर हम बात करें, सिंपल शब्दों का उपयोग करें तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जिस पात्र में कराते हैं, जिस पॉट में कराते हैं या जिस यूनिट में होता है उसे हम सेल कहेंगे। जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, उस पात्र को हम क्या कहेंगे, उस पॉट को क्या कहेंगे, उस व्यवस्था को क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो देखें, यहां पर हम दोनों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो यहां पर सेल दो प्रकार का होने वाला है। एक तो है विद्युत रासायनिक सेल, मतलब, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। सेल कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। पहला विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होगा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल मतलब यहां पर एनर्जी जो है क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा जो है वो परिवर्तित हो जाती है किसमें, यहां पर ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा होती, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक। दूसरा होगा विद्युत अपघटनी सेल, ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा से केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। ई इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ विद्युत ऊर्जा, ई केमिकल का मतलब हुआ केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। तो हम यहां पर ध्यान दें कि सेल दो प्रकार का होगा। वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और विद्युत का निर्माण होगा, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा। यहां पर आप देखें, नॉर्मली हम इस तरह का सेल हम यूज करते ही करते हैं। जैसे इस तरह की बैटरी है, इस तरह की बैटरी है, आप देख रहे हो, इसमें केमिकल भरा हुआ है, इसको इस तरह से लगाया गया है, इस तरह से रखा गया है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो। तो ये जो सेल है ये कहलाएगा यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न करती है, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ऐसे सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। दूसरा जो है विद्युत अपघटनी सेल, यहां पर जो है आम जिंदगी में हम बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन कभी आपने सुना होगा कि चांदी के जेवर होते हैं उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी जाती है। ये एक एग्जाम्पल होता है किस चीज का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यानी कि विद्युत अपघटनी सेल का। तो विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेल होगा, ये इस सेल को दिखा रही है, ऐसा सेल होगा जिसमें
विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाएगी और वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। मैं आपको दोनों को एक एक करके समझाते जाता हूं। पहले वाले को समझें। ये देखिएगा, एक बर्तन है, दोनों बर्तन आपस में जुड़े हुए हैं। इसको मैं डिटेल करने वाला हूं थोड़ी देर में किसी दूसरे क्लास में। तो ये एक तरह का एक यूनिट बन गया, ठीक है। इस यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ये विद्युत धारा पैदा होगा। इसमें वोल्टामीटर लगा हुआ है, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको डिटेल में, थोड़ा सा रुक जाइए। तो क्या हुआ, एक ऐसा सेल जिसमें क्या हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रही है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन से क्या पैदा हो रही है, बिजली पैदा हो रही है। यहां पर लाइट जला सकते हो, रेडियो चला सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, यही बात है। तो शुरुआत में जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी उसी तरह से हम उपयोग करते थे, और आज भी हम ऐसे ही करते हैं। जब हम किसी छोटी मोटी मशीन को चलाना होता है तो हम इसी चीज का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां पर क्या होता है, कोई पदार्थ है, एक को हमने किसी बर्तन में लिए हैं और इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ लगा दिए। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ किसको बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ यानी विद्युत अपघटनी पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसको जो धनावेश और ऋणावेश में टूट जाता है, धनायन ऋणायन में। जैसे NaCl है, NaCl को अगर आप पिघला दो तो क्या मिलेगा, Na+ और Cl- मिलेगा। NaCl को जब पानी में घोल दो तो Na+ और Cl- मिलेगा। इस तरह से ये कहलाएगा, ये इस तरह से टूट गया। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। ये बैटरी है, इस बैटरी में चलिए ये कौन सा है, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव भाग है। तो क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन आता है और नेगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाता है, इस तरह से। तो ये यहां पर क्या हो रहा है, हमने किसी मेटल को इसमें लगा दिए हैं। इस मेटल की देखो, बैटरी की सहायता से बैटरी की ऊर्जा जो है किस में डाल रहे हैं, इस केमिकल में डाल रहे हैं, यानी कि NaCl के पिघली अवस्था में या जले विलय में डाल रहे हैं। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगेंगी। तो क्या होगा, NaCl है, सीधा से जवाब दे दूं कि पॉजिटिव आयन जो होता है वो निगेटिव की तरफ मूव करेगा और यहां पर सोडियम मेटल जमने लगेगा। इसी तरह से ये Cl- जो है ये नेगेटिव प्लस की तरफ आएगा और यहां से बुलबुले निकलने लगेंगे क्लोरीन गैस का। तो यहां पर Cl2 गैस मिलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसके बबल्स निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, ये दिखाया गया। तो दो तरह की आपने सेल देखा, एक विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। तो दोनों सेलों के बारे में आपको जानकारी हो गई। तो हमने क्या देखा, विद्युत रसायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होते हैं, ये पता चला। हम दो तरह की ऊर्जाओं के बीच में आपस में संबंध का अध्ययन करते हैं। सेल क्या होता है, एक व्यवस्था होती है, एक छोटा सा पात्र होता है, जिस पात्र के अंदर या तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, या दूसरा रासायनिक क्रिया होती है जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, इसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इस तरह से हमने दो प्रकार के सेल देखे। अब इन सेलों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए और समझिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए आपको छोटी सी काम आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी परिभाषा यहां पर लिखा हुआ है, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। आपको ये प्रयोग छोटा सा कर लेना है, मैं आपको छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूं। आप घर में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे कि ऐसा सेल आप खुद ही बना सकते हो, फिर तब वो समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। चलो दोनों तरह के सेलों के बारे में बात करता हूं। एक काम करना, घर में कोई कांच का एक गिलास ले लेना, कांच का एक गिलास ले लेना, ठीक है, या कोई कप ले लेना यार, है ना, सिरेमिक का कप। उसमें आप एक काम करना, एक सॉल्यूशन ले लेना NaCl का, घर में नमक तो होता ही है, ये ले लेना। फिर एक काम करना, इसमें दो टाइप का कोई मेटल डुबा देना, इसमें अलग अलग डुबे, आपस में टच नहीं करना चाहिए, दो अलग मेटल डुबा देना, ठीक है। चलिए, मैंने हमारे पास आसपास मिल जाते हैं दो तरह के मेटल, कोई भी दो मेटल ना, कोई भी दो मेटल डुबा देना। एक चलो मिल जाएगा आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा, दूसरा आपको कॉपर मिल जाएगा,
एल्यूमिनियम और कॉपर, तो कोई भी आप मेटल डुबा देना, चाहे वो लोहा हो, मतलब दो अलग तरह के लोहा। आपके पास क्या क्या हो सकता है, मिल सकता है, कौन कौन सा मेटल मिलेगा? लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, चांदी, चांदी भी मिल जाएगी, है ना। कोई भी वो पायल वायल को अगर इस तरह से रख करके लटका दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सोना मिल जाएगा। तो जो भी मेटल आपके पास मिलते हैं वो एक मेटल और दूसरा, दो अलग अलग मेटल लेकर के इस तरह डुबा देना। अब आपको कहूंगा कि इसे कनेक्शन निकाल करके आप एक काम करना, आपके पास वोल्टामीटर तो होगा नहीं बेटा, सो एक काम करना, ये दो वायर निकलेंगे ना, इन दोनों वायर को अलग अलग अपनी जीभ पर रखना, ऐसे इससे कनेक्शन कर देना वायर लपेट करके, और फिर अपने जीभ पे रखना। आपको उसमें थोड़ा नमकीन जैसा लगेगा, सॉल्टी लगेगा। अब आपको ये लगेगा कि यार तो ऐसा लगता ही होगा, तो एक काम करना, जिब में रखे रहना इसको दबा के, दोनों वायर को अलग अलग, और फिर कोई भी एक मेटल को इस सॉल्यूशन से निकालना और फिर डालना, फिर निकालना, फिर डालना। तुमको आपको परिवर्तन नजर आएगा। जैसे इसको निकालोगे आपको नमकीन नहीं लगेगा, यानी यहां पे सॉल्टी नहीं लगेगा। जैसे इसको डालोगे सॉल्टी लगेगा। मतलब यह है कि जैसे इसमें डुबाते हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी जीभ को, आपके टंग को यह हल्का नमकीन जैसा दिखाने लगता है, नमकीन जैसा आपको महसूस होने लगता है। और जैसे ही इसको डुबाते हो तब, और जैसे निकालते हो तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, सो आपको क्या नहीं नजर करने लगेगा, वो नमकीन नहीं लगेगा। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि विद्युत बन रही है कि नहीं बन रही, ये पता चल जाएगा। अब आप ये काम और कर सकते हो कि इसमें जो मेटल है, कोई एक मेटल को चेंज कर करके भी देख सकते हो। दो जो भी है, जैसे आपने ले लिए एल्यूमिनियम कॉपर लिए, लोहा कॉपर ले सकते हो, एल्यूमिनियम लोहा ले सकते हो। तो इस तरह से चेंज कर करके देखना किसमें ज्यादा सॉल्टी लगता है, कौन सा दो मेटल लेते हैं कि ज्यादा सॉल्टी लगता है, सो वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो ये जो सेल बनाए हो आप, ये सेल जो है यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक छोटा सा सेल बन गया है। इसको आपने छोटी छोटी क्लासेस में या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हो स्कूलों में, कि दिखाते हो देखो हमने नींबू है, नींबू में दो मेटल डुबा देते हो और बोलते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। बिल्कुल वही है। आलू में बताते हो कि पोटैटो बैटरी है, पोटैटो सेल है, वही है। ये यहां पर ये इसका खेल नहीं है, आलू का या नींबू का खेल नहीं है, खेल है इसके इलेक्ट्रोडों का, यानी मेटल का। और ये कैसे आगे जाकर के यही पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में, पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तो सिर्फ छोटी सी बात हुई। चलो देखें आगे और थोड़ी सी बातें। आज थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसका सॉल्यूशन मिल गया है, तो आज शाम तक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो आपने यहां पर किए, क्या किया आपको पता चल रहा है कि आपने नमक के सॉल्यूशन में आपने मिला दिए, आपने डुबा दिए दो अलग अलग मेटल, और इस तरह से आप एक प्रयोग कर लिए और इस तरह से हमको मिल गया इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये सोच रहे हो कि सर क्या इसमें से कोई एलईडी जला सकते हैं? बिल्कुल आप एलईडी जला सकते हो, लेकिन एक सेल से नहीं, 3-4 सेल रख करके आप क्या करोगे, एक सीरीज बना लोगे। फिर उस सीरीज से अब कैसे होगा ये भी बता देता हूं, अगर आपको समझना है तो। आपने एक सेल ये बनाया, वो डिस्पोजल बॉटल होता है ना, डिस्पोजल ग्लास होता है ना, उस ग्लास को रख करके आप बना लो। मान लीजिए मैंने 3 या 4 सेल बनाया, हमने चारों में इसमें मेटल लिए, मेटल पे ध्यान देना ना, इस तरह से मैंने 4 क्या बनाया, 4 डिस्पोजल ग्लास में मैंने NaCl का सॉल्यूशन बना लिया। ये NaCl का सॉल्यूशन है, एक्वस लिख देता हूं, AQ, इसमें सभी में है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने इसको कॉपर लिए हैं और इसको एल्यूमिनियम लिए हैं, तो सब जगह पे इस साइड वाले को कॉपर ही लेना है और इस साइड वाले को एल्यूमिनियम लेना है, सब तरफ। ऐसा नहीं कि एक जो है, एक तरफ वाला जो है उल्टा कर दें, ऐसा नहीं होना है। तो कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम, ऐसे लिए।
तो इस सेल का एल्यूमिनियम को इसके कॉपर के साथ, इसके एल्यूमिनियम को इसके कॉपर के साथ, इसके एल्यूमिनियम को इसके कॉपर के साथ, और इस तरह से आप इसे, तो देखो आपको मैं यहीं पर बता देता हूं एक चीज, ये वाला प्लस इलेक्ट्रोड का काम करेगा और ये वाला माइनस इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये मैं आगे जाकर के आपको समझाऊंगा, आपको आगे जाके सिखाऊंगा, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सो देखें, इस तरह का सेल बन गया। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी सभी में, मान लेते हैं, मैं अभी यहां पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सिंपल सी बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में 1.2 वोल्ट मिल रहा है एक सेल में, तो इन सब में मिला करके कितना हो जाएगा, इनटू 4 कर दो, मान लेते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा 4.8 वोल्ट मिल जाएगा। बस इसकी एम्पियर वैल्यू कम होगी, बाकी वोल्टेज वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो ये अब इसको चाहो तो अब इसमें एक एलईडी लगा सकते हो, एक एलईडी, और इस एलईडी के वायर को इनके साथ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसके पॉजिटिव के साथ ही बैटरी का पॉजिटिव जोड़ना है और इसके नेगेटिव के साथ ही इसको जोड़ना है। सो अब ये लाइट जो है आपको इसमें प्रकाश आते हुए नजर आएगा, काफी टाइम तक चलेगा, आप निश्चिंत रहिए, जब तक ये इलेक्ट्रोड है वो जलती रहेगी। सो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, इनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है, केमिकल रिएक्शन होने लगता है, और इस तरह से ये एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। कौन सी एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो लिखा गया है रासायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। सेल्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो यहां पर ये जो दो पार्ट में अलग अलग नजर आ रहा है, ये ऐसा क्यों है, हमने तो एक ही पात्र में हमने बनाया एक सेल, यहां पर दिख रहा है कि पूरा एक सेल जो है दो अलग अलग पात्रों में नजर आ रही है, दो अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रोड, लेकिन ये आपस में ये सॉल्यूशन जुड़ा हुआ है ना, इसलिए वो एक ही सेल हुआ। सो ये कैसे होगा, इसकी पूरी डिटेल हमें आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, इसलिए अभी हड़बड़ाइए नहीं, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहां पर लगा दिया हूं। इसको जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो अच्छे समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। सो ये एक प्रयोग आपने देख लिया। क्या बात समझ में आई बेटा जी? आपने नोट भी कर लिए होंगे। क्लास के साथ चीजों को नोट करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। विद्युत अपघटनी सेल। यहां पर यह कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा से केमिकल ऊर्जा में परिवर्तन, यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी केमिकल में तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, यानी यहां पर हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। देखें, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक से बनता है केमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन। ऐसे एनर्जी कहने, केमिकल एनर्जी कहने का मतलब होता है रासायनिक क्रिया होना। चलिए, तो ये एक बात समझ में आती है। सेल्स दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो, इसका भी इसी तरह से आप अपने घरों में प्रयोग करके देख लेना। छोटा छोटा प्रयोग होता है, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट होता है। जब इस तरह से करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं सिंपल सा एक वैसे ही एक प्रयोग बता देता हूं आपको करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप वैसे ही डिस्पोजल
प्लास्टिक का बना हुआ, प्लास्टिक का एक होता है ना डिस्पोजल ग्लास बोलते हैं जिसको, प्लास्टिक की ग्लास नहीं है तो भैया बॉटल है, कोई भी बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, उसको काट दी ऊपर से तो नीचे ग्लास बन गया। ठीक है, तो ग्लास है कांच का, लेकिन हाँ ये मेटल का ग्लास नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। चलिए इसमें क्या करोगे, आपने भाई NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन है AQ। मैंने क्या किया, NaCl लिया और इसको पानी में जैसे मैं घोलूंगा ये टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। इसके अंदर क्या होगा वो तो पता नहीं चलेगा आपको, रिएक्शन होगा, प्रोसेस दिखाई देगा, क्या होगा तो साइंस में जाने से पता चलता है। फिलहाल एक काम करना है, नमक का विलयन ले लिया आपने, इसमें कोई दो मेटल, एक ही टाइप का मेटल डुबा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मेटल डुबा दीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि इसमें ग्रेफाइट डुबा दीजिए, कार्बन, कार्बन का रॉड, कार्बन का रॉड जानते हो ना, ये जो आपके पास इस तरह का ड्राई सेल होगा, इस तरह का ड्राई सेल होगा, रिमोट कंट्रोल वाला सेल होगा, बैटरी होगा, इसको अगर तोड़ोगे तो बीच में एक रॉड निकलता है काले रंग का, उस काले रंग का रॉड, वही जो काले रंग का रॉड है वही ग्रेफाइट रॉड है। या आपके यहाँ पेंसिल लीड होगी, पेंसिल, पेंसिल के बीचों बीच जो जिसको हम चलाते हैं मतलब लिखते हैं तो वहां से जो कालापन बनता है वही रॉड है, तो वो नरम होता है पेंसिल का, इसका हार्ड होता है, हार्ड ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, कोई मेटल नहीं लेकर के आपने क्या ले लिया, ग्रेफाइट ले लिया। चाहे तो मेटल ले सकते हैं, आपके पास जो भी मेटल हो, आयरन से अच्छा है कॉपर ले लेना आप, ठीक है कॉपर ही ले लेना, तो ये कॉपर ले लिए, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम होगा। अब देखें, हमने एक बैटरी लिया, प्लस माइनस, और इस बैटरी से हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलेगा आपको कि जब इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें प्रवाहित करते हो तो क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा, NaCl, दो आयन मिले हैं, तो आपने विद्युत ये सेल को जब इसमें जोड़ते हो तो सेल का यानी बैटरी का प्लस इनका प्लस होगा और इसका माइनस इसका भी माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इस इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये Cl माइनस इनकी तरफ आकर्षित होगी प्लस की तरफ, और यहां पर आकर के वो क्लोरीन गैस बन करके निकल जाएगा। सोडियम आयन जो है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, सोडियम आयन जो है किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस की तरफ, और यहां पर सोडियम मेटल जमने लगेगा। लेकिन यहां से सोडियम मेटल नहीं मुक्त होगा क्योंकि पानी में घोले हो आप, तो क्या होगा, यहां पर आकर के बनने लगेगा सोडियम। देखो मैं बताता हूं, यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा, और जैसे ही सोडियम बनेगा, पानी में घोले हो तो इस जगह का जो पानी है उनके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा और बना लेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां से भी बुलबुले निकलते दिखाई देगा आपको, यहां से भी बुलबुले निकलते दिखाई देगा, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जो आपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किए हो, जो प्रयोग किए हो, उसमें आपको ये नजर आएगी। ठीक है, तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, दोनों ही एक दूसरे का विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपने जो देखा उसे मैं एक बार इस तरफ बताता हूं कि आपने ये देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में परिवर्तन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, और दूसरा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं यहां पे।
चलो हो गया, चलिए हो गया क्या? अब आगे चलते हैं। तो दो प्रकार के सेलों के बारे में हमें जानकारी मिली। अब विद्युत रसायन को समझने के लिए हमें ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हमें विद्युत रसायन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसमें होने वाले रिएक्शन किस टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। यानी यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसलिए हम यहां पर रेडॉक्स पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स क्या है? पिछले साल आपने पढ़ा है रेडॉक्स। रेडॉक्स दो शब्दों से बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। आप रेडॉक्स को आपने हिंदी में अगर रिडक्शन बोले तो क्या बोलते हैं हिंदी में? रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन और इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब मैं ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाऊंगा। इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है इसको समझने से पहले एक बात जरूरी है जानना। चलो, मैंने आपको कहा रेडॉक्स दो शब्दों से बना है, कौन सा? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब आपके पास एक बात आता है कि भाई रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। तो सिंपल हम सिर्फ ऑक्सीडेशन को समझ जाएंगे तो रिडक्शन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन सिंपल सा इस बात को कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड है किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। हम इसको थोड़े से दूसरे तरह से अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दान करने की उस प्रोसेस को हम ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन दान करने की उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे मान लेते मेरे पास कोई ए है, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? उसमें ए प्लस हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं ए ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने से तो क्या बन जाएगा? A+2 बन जाएगा। या हम ये कह सकते हैं ए के पास एक माइनस चार्ज है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन जाएगा ए। ये सारी प्रोसेस जो कहला रही है ये ऑक्सीडेशन को कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल देते हो तो क्या बन जाता है? वो पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रोसेस में आपको 3 जगहों पर अलग अलग चीजें नजर आ रही है कि तीनों एक ही बात है। तो हम इस चीज को हमने 3 अलग अलग शब्दों में कहे हैं। अब याद रखना कि हमने जो 11th में रेडॉक्स पढ़े थे या ऑक्सीडेशन पढ़े थे, हम उसी चीज का जो सबसे जरूरी पार्ट था उसी को हमने यहां पर आपको समझाने हैं। ठीक है, जो जरूरी डेफिनेशन आपको काम आने वाले वही पढ़ना है यहां पे। तो चलो हम देख लें एक बार उस तरफ जाके। यहां पर आप देखिए किस तरह से इसको कहा गया है। 3 बातें। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। आपने अभी देखा कि A+ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो A+2 बन गया। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो गया। पहले तो समझे इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसने निकाला सो उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। आपको पता है कोई भी परमाणु जो है वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि माइनस की कमी हो गई। तो माइनस की कमी हुई तो क्या बढ़ गया? उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। कोई भी एलिमेंट का एटम जो होता है, यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव हो गया, और निकाल दिया और प्लस बढ़ गया, और निकाल दिए और प्लस बढ़ गया। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे प्लस बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉन दान करना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, इलेक्ट्रॉन की हानि, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो डेफिनेशन लिखते हैं, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम इलेक्ट्रॉन को दान करने की या इलेक्ट्रॉन की हानि को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है। ये ऑक्सीकरण को हम यहां पर समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं हम यहां पे? ऑक्सीकरण को समझा रहे हैं, ऑक्सीकरण को, ऑक्सीडेशन को।
तो ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन दान करना है। क्या है? इलेक्ट्रॉन मुक्त करना है, पृथक करना है, फ्री करना है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की हानि है। क्या है? ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि है। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है इसका, तो यहां पर ये +2 हुआ, तो इस पदार्थ का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। बस एक सिंपल सी चीज पकड़ लो आप। चलें, तो हमने देखा ऑक्सीडेशन है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन दान करना, ठीक है। अब इसी चीज को कुछ एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करें। चलिए, ऑक्सीडेशन कुछ एग्जांपल में समझें। Na जब इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो Na+ बन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये ऑक्सीकरण है। Fe इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Fe2+ बन गया, ऑक्सीडेशन है। Fe+2 जो है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Fe3+ बन जाता है, ये ऑक्सीडेशन है। अब यहां पर ये समझेंगे, ऑक्सीजन में -2 है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया? O बन गया, ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन निकलना यानी कि प्लस चार्ज में वृद्धि, +2 है तो +3 हो गया, 0 से 2 हो गया, 0 से 1 हो गया, -2 से 0 हो गया, यानी माइनस चार्ज में कमी हो जाए तो ऑक्सीडेशन है, प्लस चार्ज में वृद्धि हो जाए तो ऑक्सीडेशन है। बस इतनी बातें ध्यान रखना। तो ये सर कैसे पता चलेगा कि किस पदार्थ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आगे क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया। दूसरी बात है, अगर हम रिडक्शन की तरफ चलते हैं तो क्या है? इसके नीचे आते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में जब इसको पढ़ लिए हो यहां से यहां तक का, तो इसके नीचे भी आप एक बार पढ़ लो या चाहो तो नोट कर लो। हो गया? ये बात आपको क्लियर करना था, बस इसका अपोजिट सुनना है। जैसे हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन दान करना, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर समझेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जैसे कि फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसमें प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है ना, तो क्या हुआ? F- हो गया। Na+ है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बन गया? Na बन गया, ये भी अपचयन है, रिडक्शन है। इसी तरह से देखें, Fe+3 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, Fe+2 बन गया, ये सब रिडक्शन है। इसी तरह से O ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और O-2 बन गया। क्या देख रहे हो? प्लस चार्ज में कमी आ रही है, या यूं कह रहे हो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, या यूं कह रहे हो कि माइनस चार्ज बढ़ रहा है, या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर वृद्धि हो रही है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, इसके कहते हैं अपचयन। तो ये रिडक्शन को बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन को। आप चाहो तो नोट कर लो जल्दी से, ताकि आपके लिए काफी आसान हो जाए बाद में पढ़ पाना, बाद में समझ पाना। चलो, रिडॉक्स के प्रोसेस में जब जाते हो तो एक शब्द आता है आपके पास कि भाई रिडॉक्स तभी समझ में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तभी समझ में आएगा जब आपको कैलकुलेट करने आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आसान हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा कुछ तरीकों का उपयोग करेंगे हम। आप मेरे क्लास में आप इसको पहले भी समझ चुके होंगे, आज भी समझ लो, सरलता से मैं आपको समझा रहा हूं इसको, ठीक है। तो चलो देखें ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि इस जगह पे ध्यान दें, यह पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर, इसको क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये ग्रुप है। इसको और क्या ग्रुप नंबर देते हैं? फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर यहां पे हो जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा थर्ड ए,
4A, 5A, 6A, 7A और ये 8A या 0 ग्रुप कहलाती है। ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट ए ग्रुप जो है इसके लिए आप याद रखेंगे +1 ऑक्सीडेशन नंबर। +2 के लिए याद रखेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सेकंड ग्रुप के लिए याद रखेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर। यस, सेकंड ए ग्रुप के लिए +2। बीच के लिए आप फिक्स तौर पे याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल उसके बारे में हमको पता है। फिर भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरी है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम अगर जुड़ा हो किसी के साथ तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये होगी। जैसे मैं आपको बोलूंगा NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो यहां पर बताओगे कि ये आपके दिमाग में आएगा कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये सोडियम है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। ये लीजिए, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है अगर आपके दिमाग में लाना है तो कैसे करोगे? ये कहां पे 7वें ग्रुप का एलिमेंट है, ये लीजिए, ये -1 है। सिंपल एक बात है। फिर अगर ऐसा हो कि K2SO4 में K का कितना है, तो K का कितना है +1, K +1। ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन यहां पर लिखा हुआ है ये। तो मैं जिन एलिमेंट्स को मैं मार्किंग कर रहा हूं उसको ये समझना, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को आपको पीरियोडिक टेबल से उठा लेने। तो आप पीरियोडिक टेबल तो जानते ही हैं, सो देखें क्या क्या है यहां पर। इसमें ऑल एलिमेंट्स, इसमें भी ऑल एलिमेंट्स, लेकिन इस तरफ चलें, इसमें देखें 6A में -2 और वो ऑक्सीजन बस को याद रखना। अब यहां पर मैंने लिखा था K2SO4, तो मैंने कहा था इसका बताया, इसका बताया, लेकिन इसका मैंने कुछ नहीं बोला, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, किसके बेस पर, इनके और इनके बेस पर, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। कुछ एलिमेंट्स का फिक्स है, वो है ऑक्सीजन के लिए फिक्स कर दो, फ्लोरीन के लिए एकदम फिक्स है, लेकिन क्लोरीन के लिए भी आप जब किसी का कैलकुलेट करना हो तो क्लोरीन का अगर आपको पता है तो कितना है ये इस ग्रुप के लिए -1। तो समझ लें इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑल एलिमेंट्स, पूरा का पूरा एलिमेंट शामिल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसमें सभी एलिमेंट्स के लिए +2, लेकिन इसमें 6A में ऑक्सीजन बस का आप याद रखेंगे तो ऑक्सीजन का इतना होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन का इतना होता है। मतलब ये समझ में आ गया कि भैया सोडियम हुआ, ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की बात आती है, सीजियम, फ्रांशियम की बात आती है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए फिक्स है। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, है ना, इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 फिक्स है हमारे लिए। फिर इसके बाद आता है कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर, अच्छा ऑक्सीजन की बात आती तो -2 फिक्स है हमारे लिए, F आता है तो -1 फिक्स है, क्लोरीन आता है तो -1 फिक्स है फिलहाल के लिए। और अगर क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में जुड़ा हो इस तरह से तो हमारे लिए फ्लोरीन का फिक्स है कि -1 होगा फ्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कुछ जानकारी मैं आपको जो दे रहा हूं उसको काम करेंगे। चलिए अब चलते हैं, ये हो गया। अब चलें कि हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाते हैं, सिंपल वे में हम काम कर रहे हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा फर्स्ट ग्रुप के अनुसार हम देखेंगे कि ग्रुप 1A में कौन कौन सा एलिमेंट हमने पढ़ा था अभी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए कितना होगा, +1 होगा। सेकेंड ए ग्रुप में आपको याद कराया था बेटा मांगे काला शर्ट बापरा जी, इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमारे लिए है +2। 6A ग्रुप के लिए हमारे लिए क्या है कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2। 7A में हमारे लिए क्या चीज है, वो है हम फ्लोरीन
और क्लोरीन को याद रखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है -1। इतना बस हमें याद रखना है, ये हमने आपको रिवाइज कर दिया। अब सवाल ये आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम इस बेस पर कैसे बताएंगे। मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखा है, इन सारे क्वेश्चंस का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे आप बताइए। हो गया सबका? देखिए, सिंपल इस बात पे ध्यान देना, मैं आपको एक हिंट करता हूं, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर जो उसमें चार्ज दिख रहा है वही होगा। किसी भी फॉर्मूला जो नजर आ रही है, जो भी संकेत नजर आ रहा है, जो उसमें चार्ज नजर आ रहा है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। वो एलिमेंट हो सकता है यानी तत्व हो सकता है, वो अणु हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी कोई यौगिक है, कोई आयन है, कोई परमाणु है। इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो कैसे आप पता लगाएंगे, उसमें क्या चार्ज है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई परमाणु यानी कि एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर है यानी उसके साथ मिला हुआ है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने ये बताया वो होगा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ये कहें कि SO4-2 में इस SO4-2 की ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपको ये कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर SO4-2 की पूछ रहा हूं ना, मैं इसमें S का पूछ रहा हूं ना मैं O का पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ओनली SO4-2 का पूछ रहा हूं। मैं इसमें बोल क्या रहा हूं, सुन रहे हो ना, S बोल रहा हूं, O बोल रहा हूं, 4 बोल रहा हूं, -2 बोल रहा हूं। तो SO4-2 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें -2, क्योंकि इसका चार्ज 2 है। चार्ज को देखेंगे। अब मैं इसी जगह पे थोड़ा सा छोटा लिख दूं, इसी जगह पे मैं अगर आपको बोलता हूं उसी SO4-2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर किसका पूछ रहा हूं, SO4-2 में O का पूछ रहा हूं, O का पूछ रहा हूं, SO4-2 का नहीं पूछ रहा हूं, O का पूछ रहा हूं। तो O की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, सो ये यहां पे चेक करो कि O कहां मिलता है 6A ग्रुप में, तो बोल दो सीधी सीधी बात है -2। अब मैं यहां पर पूछ रहा हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे रूप में ले लेता हूं, SO4-2 में मैं S की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा हूं, तो यहां पर मुझे SO4-2 का पता है और S मुझे इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा, तो सीधा सा मतलब है मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये कैलकुलेशन की बातें मैं करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन का जवाब हमें निकालना है। चलिए, क्वेश्चन देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, यहां पर लिखा हुआ है Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। मैंने बोला Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर है, क्यों मैंने बोला था जो चार्ज है उसे चेक करना है। Na लिखा है, Na प्लस नहीं लिखा है, Na माइनस नहीं लिखा है, सिर्फ Na लिखा है, सो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सर आप तो बोल रहे थे कि Na का +1 है, फिर यहां पर 0 क्यों लिखे? आपने सुना नहीं मेरी बातें। मैंने कहा जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। Na किसी के अंदर नहीं है, किसी के साथ नहीं है। जब किसी के साथ होता है तब वो Na+ होगा, वो अकेला है Na है, क्योंकि जब वो Cl के साथ था तो Cl के साथ होते समय उसने इलेक्ट्रॉन दान किया था Cl को, इसलिए वो Na+ है। समझ रहे हो ना? NaCl में Na जो है Cl के साथ है, इसलिए यहां पर Na+ के रूप में है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। जबकि Na किसी के साथ नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। Na2SO4 में Na जो है
Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, क्योंकि ये SO4 के साथ है। बात समझ आ रही है? जब किसी के साथ हो तो ये वाला नंबर काम आएगा, जब वो अकेला पड़ा हो तो वो वाला नंबर काम नहीं आएगा। सो यहां पर देखिए क्या पता चल रहा है, फर्स्ट में आपको समझ में आ गया आएगा। देखो यहां पे क्या है, ये हुआ, ये प्लस, ये माइनस, इसमें Na का कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, 0 है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, इसकी क्या है बताओ। यहां पर जवाब मिल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका है +1। कभी बच्चे बता रहे हैं और सभी बच्चों को बताना है, चुपचाप बैठना नहीं है, यहां पर बताने का काम है तुम्हारा। जब चैटिंग करने की बात आती है तब चैटिंग करो, यही है पढ़ाई का मतलब। पढ़ाई का मतलब यह नहीं कि कुछ भी आप पूछे जा रहे हो, जहां पे जिस चीज की जरूरत नहीं उस चीज को पूछोगे तो हम डिस्टर्ब होंगे, आप डिस्टर्ब होंगे, आपके दोस्त डिस्टर्ब होगा, आप खुद ही डिस्टर्ब होगे, पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो जरूरत की चीज है उसे आप पूछिए। ओके, तो चलिए, क्लियर है, ये हो गया। यहां पर जाते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-, क्या होगा इसका, -1, क्योंकि चार्ज -1 है। यहां पर पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na की ऑक्सीकरण संख्या इन NaCl, NaCl में क्या बोला गया है, NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यह पूछ रहा है। तो NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर, NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर, तभी बताया था किसी के अंदर है तब, तो ये इसके अंदर है तो किस रूप में है, Na+ के रूप में है। तो हम यहां पर इसके लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ, इस फिगर को देखेंगे, इस नॉलेज का उपयोग करेंगे। यस, +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl, तो NaCl के अंदर Cl किस रूप में है, फिर वही वाला नॉलेज यूज होगा, -1। अब यहां पर बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4, कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें पता नहीं है कितना है। S, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन S8, S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या, बेटा सिंपल सा मैं जवाब दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब कभी भी इस तरह की बातें आती है तो क्या करना है, S8 है, यानी कि 8 S एटम जो है मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। सो आप ये समझ लोगे कि जो S का, एक S की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। समान परमाणुओं से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसके परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे Cl2 में Cl की बात करते हैं तो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, समान परमाणु से बना हुआ है तो ये उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। O2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। P4 में P की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, क्योंकि समान परमाणुओं से बना हुआ है। यह सिंपल सा जवाब दे रहा हूं। कैलकुलेट करने की बात आएगी तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पर ये SO4-2 है ना, ध्यान रखना, वो -2 लगाते नहीं बना होगा टाइपिंग के समय, इसलिए नहीं लिखा उसने। चलो अब चलते हैं, पीछे करते हैं थोड़ा सा और बातें, फिर हम आगे। हाँ जी, अभी क्वेश्चन था हमारा कि इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे। कि H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको X मान लिया, यही हमें कैलकुलेट करना है।
जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको हमने x मान लिया, तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें यह पता चला कि s की ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया। H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, मैं इसकी कंप्लीट H2SO4 के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं। आप कोई चार्ज नहीं देख रहे हो तो सीधा सा मतलब है 0। मैं आपसे पूछता हूं कि NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ना प्लस है ना माइनस है, सिर्फ 0 है। मैं आपसे पूछूंगा K2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। मैं आपसे पूछूंगा Cr2O7 -2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो भाई -2 है, जो चार्ज है वही है। चलिए ये बात तो हमारे प्रैक्टिस में क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं। तो हमने सिंपल वे में देखा। अब देखो H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों है, क्योंकि यहां पर 2 H 1 S और 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस कर दिए, जोड़ दिए, तो फाइनल जो चार्ज मिला वो 0 मिला। वही है इसकी कहानी। S का हमें कैलकुलेट करना है, H का हमें पता है जो मैंने अभी बताया था +1, O का भी हमें पता है -2। तो H2SO4 का 0, H का +1, S का कैलकुलेट करना है, O का -2। चलो अब क्या करोगे, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो क्या करेंगे, H की ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 प्लस, सबकी जोड़ रहे हैं, S की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस O की 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल 0। तो H का कितना है, +1 इंटू 2 प्लस S का कितना मान है x, O का कितना होता है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो क्या हुआ, 2 प्लस x -8, 4 इंटू 2 8 होता है माइनस के साथ, तो ये 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -6 इज इक्वल टू 0। और अब होगा x इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो। अरे यार क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। क्या होगा, x -6 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू +6। ठीक है, इस तरह से ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि कोई भी आयन होगा, आयन की ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होगा वही होगा। कोई भी एलिमेंट होगा यानी तत्व होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कोई भी कंपाउंड होगा यानी यौगिक होगा या मॉलिक्यूल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो किसकी किसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, मॉलिक्यूल, कंपाउंड यौगिक, ठीक है, और एलिमेंट, जिसको हम यहां पर एटम के साथ भी लिख सकते हैं, एटम। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। रटने की जरूरत नहीं है, जो दिखता है वही है, जो दिखता है वही है। हमें किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं, क्या रही है, पर मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है यार, और किसकी, आयन के, सब रटने की जरूरत है। जो दिखता है वो, क्योंकि साइंस वो होता है जो दिखता है, जो फील करते हो, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। साइंस वही होता है। बस ये है कि अगर ज्ञान के साथ साइंस को, ज्ञान के साथ फीलिंग्स को जोड़ दिया जाए तो हम सही तरह से देख पाते हैं। बस यही कहानी है इसकी। आयन की ऑक्सीडेशन नंबर, जो उस पर चार्ज होगा, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस, या माइनस चार्ज है तो माइनस, ये होगा जो उस पर चार्ज है। कुछ भी सोचने या पढ़ने या रटने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, चलो ये हो गया, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो और दूसरी बात, थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ेगी 5-10 मिनट, फिर उसके बाद हम आगे बंद करेंगे। चलें, एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 की 0 क्यों थी, क्योंकि H का +1 था। सल्फर का कितना है, +6। देखो मैंने H2SO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला आपको, इसका 0 है। क्यों 0 हुआ पता है, देखो हाइड्रोजन का कितना, +1 इंटू 2 प्लस
एस का कितना पता चल गया था, +6 माइनस, हाँ प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों है, तो हम इसका टोटल कितना है हम पता लगा देते हैं। चलो टोटल कितना है, तो अब बताओ क्या मिलने वाला है इसका जवाब। इसको हम x मान लेते हैं, चलिए x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए ना, तो आपने क्यों पूछा था उसका जवाब दे रहा हूं। तो +2 +6 -8 इज इक्वल टू 0, सॉरी x। तो क्या हुआ, तो देखो तो ये हो गया 8 + 8 -8 इज इक्वल टू x। तो क्या हुआ 0, x की वैल्यू 0, टोटल की वैल्यू 0। तो कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, उस पे जो चार्ज होगा वही होगा। इसी तरह से मैं बोल रहा हूं, आपके दिमाग में होने वाले हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा यदि आप थोड़े धीरज से मेरी बातों को सुनते रहोगे। चलो और कहते हैं बेटा, एक और एग्जांपल दे देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Cr2O7 -2 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करके मुझे दिखाओ, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके दिखाओ। तो हम ये जाने कि जिसका नहीं पता है वो है, इस टोटल का कितना है, -2 है। Cr का आपको कैलकुलेट करना है, O का -2 होता है। जवाब मिल गया Cr, तो 2x हो गया, क्योंकि एक Cr का x है तो 2 Cr का कितना हुआ, x इंटू 2, तो 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू टोटल का कितना है, -2। तो हो गया 2x - 14 इज इक्वल टू -2। तो हो गया 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 12 + 12। तो इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू +12/2 यानी कि +6, यानी कि Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +6। इस तरह से चलिए चलो ऑक्सीडेशन नंबर, इसी तरह से जिसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो बड़ा इजी तरह से कर सकते हो। आपको बता दूं, H2SO4 में जैसे कि आपने किसका कैलकुलेट किया था, S का कितना मिला था, +6। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं H2SO5 में S की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो चलिए बताते जाइए। फिर हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, बहुत जरूरी काम करने वाले बेटा, लास्ट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी काम करने वाले हैं। हम एक रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बताएंगे कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसके बारे में पता चल जाएगा। चलो आप सबने कैलकुलेट कर लिए, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। इसका होगा +1 इंटू 2, S का हो गया x प्लस ऑक्सीजन का हो गया -2 इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल 0। सीधा लिख देता हूं, तो 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, +8 +6 राइट है। सर क्यों, इसके पीछे बहुत सारे बातें हैं, पर सिंपल से एक बात कह दूं, जो आपको पता है 6th A ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इस तरह के एलिमेंट्स हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो करके। तो इसका मतलब है कि इनके अंतिम कोश में, ये 6 है ना, तो इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। S 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम कोश में। अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन दान करा, 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो 1+ आया, दूसरा दान किया तो 2+, तीसरा दान किया 3+, चौथा दान किया 4+, 5+ और 6+। ये 6+ से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंतिम कोश में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास अगर 10 रुपया है तो मैं 10 से 11 रुपये दान नहीं कर सकता, ठीक है, तो जितना मेरे पास है उतना ही मैं दान कर पाऊंगा। तो वैसे ही सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +6 ही होगी। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी। सिंपल सा बातें हैं। किसी भी एलिमेंट के अंतिम कोश में 7 6 जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये +1 है ना,
+1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है, +6 हो सकता है, +7 हो सकता है, लेकिन +8 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास उतनी क्षमता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन दान करने की। ये सिंपल सा एक जवाब है। तो कोई भी एलिमेंट अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। जैसे अगर ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो वो +3 से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखा सकता है। +4 फोर्थ एलिमेंट ग्रुप का है, 5th ग्रुप का है, 6th ग्रुप का है, 7th ग्रुप का है, तो ये कितना 7th ए ग्रुप का है, तो ये कितना अधिकतम +4, ये अधिकतम +5, ये अधिकतम +6, ये अधिकतम +7 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा सकती है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पर है ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये सेलेनियम, ये सब आते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब आता है ना, आर्सेनिक, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसकी +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। अपने ग्रुप से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर को क्या नहीं कर सकता है, वो शो नहीं कर सकता है। एक बात ये होगी, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? भैया आपको एक सिंपल सा जवाब दे दिया मैंने। इसके पीछे भी रीजन है, ऐसा क्यों होता है, जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेस पर आपको बताऊंगा। कहां पर? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बताऊंगा, ये चीज समझाऊंगा, ठीक है? वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 8, तब उसकी जगह पे आपको समझाना शुरू करूंगा, चैप्टर नंबर 7, 8 के आसपास, ठीक है? तो ये चीज हमें समझना है, 6, 7 में आपको समझ में आने लग जाएगा। बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है। आप तो कैलकुलेट करोगे, चलो मैं कैलकुलेशन सिखाता हूं, कैलकुलेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ी बताता हूं, समझना। मैंने कहा, सिंपल सी बात कहूं, वो राइट है कि रॉन्ग है उससे कोई लेना देना नहीं ना। मैं कहता हूं 1 अप्रैल को मैंने 5,000 रुपया कमाया, 2 अप्रैल को मैंने 10,000 रुपया कमाया, ठीक है? 3 अप्रैल को मैंने 30,000 रुपया कमाया, मतलब ये पर डे कमाते जाता हूं, इतना है ना। तो 4 अप्रैल को मैंने 40,000 रुपया कमाया, आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ 5 गुना, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटू 5,000 के बेस पर ये चल रहा है, ठीक है? ऐसे ही चल रहा है। 5 से 15,000 कर देते हैं इसको, चलो ऐसे कर देते हैं। कितना? 15,000 रुपये कमाया, ठीक है? इसमें कितना इंटू 5, तो ये 20,000 रुपीज मैंने कमाया, चलो 20,000 रुपीज कमाया। तो इसका मतलब है कि मैं 30 अप्रैल को कितना कमाऊंगा, तो आप बोलोगे इंटू 5,000, 1 2 3 4 शून्य होगा और ये हो गया 15। तो 30 तारीख को मैं 1,50,000 रुपया कमाऊंगा, पॉसिबल है? नहीं। तो कैलकुलेशन में जब जाते हो ना, तो वो तो बिल्कुल वैसे ही रन करना शुरू हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने फर्स्ट फिल्म में इतना लिया, तो कैलकुलेशन में हर बार मत जाइए। कुछ एक ऐसा होता है कि मेरी अपने इतने बच्चों को पढ़ाने की सीमा है, तो मैं उतने लेवल पे काम कर पाऊंगा, या इतने ही बच्चे हैं तो इसके बाद इतने लोग आने लगे तो इतना आते गया, और एक दिन ऐसे आता है कि सारे स्टूडेंट तो एडमिशन ले चुके, अब कहां से होगा? तो रियल में भी आना है, रियलिटी में आना है, वास्तविकता में आना है। तो वास्तविकता में आएंगे तो आपका कैलकुलेशन उस जगह पे फेल हो जाता है। तो वैसे ही है कि H मैंने दिया था जो एग्जांपल, उसमें कि भाई H2SO5 में S की ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो +6 सही है, क्योंकि रियल बात तो यह है कि सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दान ही नहीं कर सकता। इसलिए ग्रुप नंबर क्या होता है बेटा, थोड़ा समझेंगे। ग्रुप नंबर जो होता है ना, ग्रुप नंबर जो होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि संयोजी कोश में उपस्थित, यानी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ग्रुप नंबर। मतलब यह है कि सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से सल्फर को 6th ए ग्रुप में रखा गया है। अब ए और बी का भी मतलब है कि ए और बी का क्या मतलब है, तो याद रखना ए और बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरता है, इस आधार पर उसको ए उप ग्रुप में रखा गया है।
इसके पीछे भी और भी बातें कहने लायक है, फिलहाल इतनी बातें मैंने कहा। तो ये सब मायने रखता है, ये सब जानने वाली बात होती है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, उसको बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं एक बड़ी काम की चीज बताने वाला था, उससे मैं बता देता हूं, एक रिएक्शन वाली बात बता देता हूं। आज की क्लास 1.5 घंटे की जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टाइमिंग जो है हमें थोड़ा एक्सटेंड करके चलना पड़ता है। जिन बच्चों को टाइम नहीं मिलता वो बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो आप समझो इन सारी बातों को। एक और छोटी सी बात और बता दूं कि मान लेते हैं एक रिएक्शन है मेरे पास कि भैया SnCl2 का रिएक्शन कराया जा रहा है AuCl3 से, और वो बना लिया SnCl4 बन गया, और यहां से Au अलग हो गया। बैलेंस बाद में करते रहेंगे, बात समझने की काम है, ठीक है। यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास है। हो गया, चलिए हमें करना क्या है वो ध्यान दें। हमें इस काम को करने के लिए इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए कि इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यहां पर Sn की ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल रहा है +2, Cl का -1, Au की ऑक्सीडेशन नंबर +3, Cl की -1, Sn की ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है +4, Cl का -1, Au की ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस तरह से हमें क्या नजर आ रहा कि Sn+2 से Sn+4 बन रहा है। दूसरी में जगह पे देख रहे हैं कि Au जो है +3 से Au 0 बन रहा है। इसको रिएक्शन नंबर A ले लूं, इसको रिएक्शन नंबर B ले लूं, और C क्या देख रहे हो, Cl- से Cl- ही है। हम इलेक्ट्रॉन का जो परिवर्तन हुआ उसे जरूर लिख लें। देखो बेटा, कुछ बच्चों को बड़ा तकलीफ होता है कि मैं इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ूं। जैसे इसमें मैंने लिख दिया ऐसा, मैंने आपसे पूछूंगा कि बेटा मैं इधर इलेक्ट्रॉन लगाऊं कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन लगाऊं, Sn+2 के साथ इलेक्ट्रॉन लगाऊं कि +4 के साथ लगाऊं। अब इसे हम अलग अलग तरह से बोलेंगे। बात सुनिए, इधर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं सुनेंगे जहां पे वहां पे पूरा खत्म। ऑफलाइन क्लास में हम उस बात को सुनने के लिए हम पीछे कभी नहीं कर सकते टीचर को, बस उसको बार बार परेशान कर सकते हैं, और वो उसकी मर्जी, वो पढ़ाते हुए आपको स्पेशली खड़े होकर पढ़ाए या समझाए वो अलग बात है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सबको लेके चलना पड़ता है। थोड़ा बात सुनिएगा, थोड़ा आप पीछे कर सकते हैं अगर आपको नहीं सुन पाएंगे बात तो ध्यान रखें। यहां पर Sn+2 से Sn+4 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर तब बढ़ती है जब इलेक्ट्रॉन वो दान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 से 4 होने के समय वो दान किया। दान किया मतलब इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, Au+3 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ा, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो वो 0 हो गया। 3 प्लस 3 - = 0। एक तरीका हुआ। एक बुद्धू तरीका भी है। कौन सा तरीका, बुद्धू तरीका। बुद्धू तरीका यह है कि कुछ भी मत सोचो, जिधर प्लस ज्यादा दिखे ना उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देने का। इधर +2 है और इधर +4 है, तो प्लस किधर ज्यादा है, उस तरफ ज्यादा है, प्लस ज्यादा है। कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 2 4, 4 में 2 गया, 2 का अंतर है। तो जिधर ज्यादा प्लस दिखे उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, तो इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 2 का अंतर है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। बुद्धू तरीका, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने का। दूसरा, इसमें क्या हुआ, +3 और 0, 3 में 0 हो गया, 3 ही बचेगा, 3 का अंतर है। धन किधर ज्यादा है, इधर है, प्लस इधर ज्यादा है, सो इधर ही जोड़ देने का इलेक्ट्रॉन। कितना, 3 जुड़ गया।
ये बुद्धू तरीका है, बुद्धू ट्रिक, बुद्धू साइंस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा इस साइंस के अंदर हमने ये समझा। तो यहां पर आप बातें कर सकते हो, तो मैंने कहा इस तरीके से आप समझ गए। अब बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। दो रिएक्शन दिख रहा है, इसमें ना इलेक्ट्रॉन दिया गया है ना लिया गया है, तो ये रिडॉक्स नहीं है, नो रिडॉक्स, ये नो रिडॉक्स। तो इस जगह पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब क्लोरीन पर कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो, रिडॉक्स नहीं हो रहा है। तो इसका नहीं हो रहा है, तो हमें क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है। अब रिडॉक्स हो रहा है किस पे, वो देखें, इन दोनों में। फर्स्ट वाला ए में देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, इसके इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, सो ये बना। सो ये रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। सेकंड देखें, Au+3 से में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 3 से 0 हो रहा है, यानी कम हो रहा है। कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। सो इस जगह पर रिडक्शन हुआ, एक जगह पे ऑक्सीडेशन हुआ, एक जगह रिडक्शन हुआ। तो SnCl2 से SnCl4 बना, वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, AuCl3 से Au प्राप्त हुआ, फिर Au पर रिडक्शन हुआ। जिस पदार्थ पर ऑक्सीडेशन होता है बेटा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपचायक, सॉरी ये ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक। ठीक से लिख देता हूं, आप थोड़ा समझेंगे इसको। ऑक्सीकारक, क पे ध्यान देना, और ये क्या चीज है, अपचायक है। तो ये क्या चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये है SN वाला, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो है, ये क्या चीज है, इस पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ठीक से समझने के लिए इतना टाइम आपको देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी कल से। इसी तरह से कोई सा रिएक्शन ऑक्सीडाइज, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो बता सकते हैं। इस तरह से जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन रिडॉक्स है क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है। हाफ रिएक्शन ये होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हाफ रिएक्शन रिडक्शन होता है, दोनों मिलाकर के रिएक्शन, दोनों को मिलाकर के रिडॉक्स होता है। तो ये सारी चीजें आपने 11th में चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे रिडॉक्स में, और यही था बिल्कुल पूरा का पूरा जो मैंने आज पढ़ा है, यही चीज पूरा का पूरा वहां पे भरा हुआ है। और इसी चीज को हम ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा समझाते हैं, ज्यादा सिखाते हैं। वो 11 था, और 11 से जो अगला कदम आता है वो 12th है। तो नेक्स्ट क्लास आपका 12th हो जाएगा। और आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो हमने समझा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीधा सा मतलब है कि वे रसायन विज्ञान की वह शाखा जहां पर रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों के बीच में हम अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, दोनों के बीच में संबंध का अध्ययन करते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक क्रिया और रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जिस विज्ञान में होता है, जिसका अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आप सब बताइए कि क्या आपको आज बातें समझ में आई? और हां तो बिल्कुल हां बोले, और ना तो फिर इस वीडियो को दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको पूरी बात समझा दूं। मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो
मैं कहूंगा कि शायद किसी और की बात अगर आपको समझ में आती हो, मैं नहीं कह सकता। फिलहाल आप बताइए आज की क्लास ये समझ में आई कि नहीं, और आई तो बिल्कुल यस लिखिए, लाइक कीजिए। ऐसी क्लास को भी लाइक किया जाता है जिसमें पैसे दिए जाते हैं। ये मत सोचना मैंने पैसे दे दिए लाइक क्यों करूं। सो लाइक से ये पता चलेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपके लिए सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बताइए आप सबको समझ में आया। और बेटा नोट्स कर रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो कि नहीं, ये बताओ। मैंने लिखा हुआ दिया है, वीडियो पॉज कर करके जहां पे जरूरत की चीजें वहां से आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बेहतर नोट्स बनता है। और आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक को स्टडी करें। और एक बात बोलना चाहूंगा, एनसीईआरटी की बुक आपको गूगल में आप सर्च करोगे अपनी क्लास के अनुसार तो आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।